नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? जी बहुत अच्छे। सर आप हमें ये बताइए कि आपने बिहार में रंगमंच की शुरुआत किस तरह से की? ये तो बड़ी लंबी कहानी है और बहुत पुरानी बात है। ये 1960 के बाद 1960 में एक्चुअली मैं हूँ इधर से, पंजाब से। मेरा जन्म जो है पाकिस्तान, अब का जो पाकिस्तान है वहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो 1947 का मेरा जन्म है और उसके दो 1 मई 1947, तो उसके कुछ महीने के बाद ही भारतवर्ष आज़ाद हो गया, और लेकिन 2 टुकड़ों में बट गया। तो मेरे माता पिता ने इधर जो भारत है ये इधर आना ठीक समझा। तो हमारे पिताजी हमें पूरे परिवार को लेके आए। पहले अमृतसर आए, बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उसके बाद रिफ्यूजी कैंप्स थे वहाँ। अमृतसर में पहला था, फिर दूसरा अम्बाला में था, फिर पानीपत में था। उसके बाद फिर पिताजी ने दिल्ली तय किया कि वहाँ पे बिज़नेस करेंगे। तो मेरी शुरू की पढ़ाई जो है वो दिल्ली में ही हुई। उसके बाद 1960 में पिताजी बाहर टूर करते रहे, तो उसके बाद उन्होंने बिहार जगह चुनी, वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकान खोली। तो 1960 में हमें वहाँ ले गए। तो वहाँ दिल्ली में जब मैं रहता था तो ये रामलीला वगैरह होती थी, इनको देख के रात को जो भी देख के आते थे, सुबह अपने मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ मिल के उसी को एनेक्ट किया करते थे। डायलॉग्स वगैरह तो उस तरह से संवाद रामलीला की याद नहीं होते थे, लेकिन मोटा मोटी जो भी समझ में आता था उस तरह से एक इम्प्रोवाइज़ करते रहते थे। तो ये हर वर्ष का एक वो था, तो उससे एक कॉन्फिडेंस था कि अभिनय मैं कर लेता हूँ, अभिनेता जैसा एक ये हो गया। तो फिर 1960 में जब पटना गए तो वहाँ एक स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ ये हुआ कि वहाँ हर साल दुर्गा पूजा के समय में ये नाटकों का कंपटीशन होता था, इंटर क्लास कंपटीशन होते थे। और अंग्रेज़ी में भी नाटक होता था, बंगला में भी नाटक होता था, तो हिंदी में भी नाटक होता था। तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई बच्चे हिंदी नाटक में काम करना चाहते हैं तो उसमें मैंने भी अपना नाम दिया, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। बोलता तो मैं अच्छा था ही, तो वो काफ़ी वो पसंद किया गया। तो वहाँ से मेरी वो शुरुआत हुई। और वो चूँकि साल में एक बार ही होता था ये फंक्शन स्कूल में, तो इच्छा होती थी कि बाहर और काम करना चाहिए, चूँकि अभिनय मैं अच्छा कर लेता था। तो वो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो पता लगा कि नहीं, बाहर कोई इस तरह का रेगुलर थिएटर नहीं होता है, वो भी ओकेजनली होता है। दुर्गा पूजा पे करते हैं, सरस्वती पूजा पे करते हैं, या फिर किसी और ख़ास अवसर पर, किसी ख़ास अवसर पर ही नाटक हुआ करते थे। रेगुलर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एक अंदर वो ख्वाहिश रहती थी। तो धीरे धीरे पता लगा, और उसके बाद फिर हम लड़कों ने मिलकर, मेरी हम उम्र ही लड़के थे, तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई 1962 में, कला संगम। तो उससे फिर हम लोग कहीं से कुछ भी स्क्रिप्ट कहीं मिल जाती थी, तो उसको बैठ के शाम को हम लोग पढ़ते थे, एनेक्ट करते थे। तो इसे धीरे धीरे हमने पहला नाटक जो है वहाँ 1965 में किया हमने। और वो 2 एकांकी थे, तो उनको किया, वो बहुत सफल हुए। तो उसके बाद फिर इच्छा हुई कि और किया जाए। तो फिर
पता लगा कि बिहार में पैसा बोलता है एक नाटक इनका था, रमेश मेहता का लिखा हुआ, बड़ी अच्छी कॉमेडी थी, उसको करने की सोची। अब उसमें चूंकि महिला पात्र थी, अब महिलाएं मिलती नहीं थी, तो पता लगा कि नहीं, यहाँ तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। बंगाली परिवारों की महिलाएं या लड़कियां वो नाटकों में काम करती हैं, वो सांस्कृतिक रूप से बांग्ला जो समाज है वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी आप कहें उन्नत है, या वहाँ इनको अप्रिशिएट किया जाता है, इन सारी आर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है, डांस को भी किया जाता है, गाने को भी किया जाता है और नाटक को भी किया जाता है। हिंदी वाले जो थे, जो बिहार के परिवार हैं, बिहारी परिवार जो हिंदी बोलने वाले थे, उन परिवारों में ये नहीं था। वो परिवार सारे के सारे हिंदी नाटक को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। तो ऐसा धीरे धीरे ये पता लगा क्यों है ऐसा, तो ये कि वो उसके पीछे एक सैकड़ों वर्षों की एक परंपरा रहती है। जिस तरह के वो नाटक वहाँ उस समय हुआ करते थे, जो बाहरी नाटक की कंपनियां आके वहाँ काम करती थी, चाहे वो नौटंकी करती हूँ या फिर वहाँ का एक लौंडा नाच के नाम से एक लौंडा नाच हुआ करता था, वो भी बहुत ही अश्लील, भड़ैती भरी हुई गालियाँ, और उसमें महिलाओं को मनाही थी कि वो उसे नहीं देखें, लड़कियों को मनाही थी। तो एक ऐसी कोई आर्ट फॉर्म जिसको आपके समाज का आधा हिस्सा देख ही नहीं सकता, मैंने 50% तो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, अगर 50% लोग उसको देख ही नहीं सकते, उन्हें मनाही है, तो वो तो फिर कला नहीं, उसमें कोई सौंदर्य नहीं है। तो ये सारी बातें थी, तो ये लोगों में एक बड़ा गहरा विश्वास इससे हुआ, तो उससे मुझे बड़ा धक्का लगा। तो फिर मैंने ये ठानी कि नहीं, हमको एक अच्छा, मुझे बिहार के अंदर एक बहुत सुदृढ़ स्वस्थ रंगमंच की स्थापना करनी है। तो उस दृष्टि से फिर मैं काम करने लगा, और धीरे 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 उसमें करीब मुझे 15-20 साल लग गए ये लोगों को अवेयर करने में, उन्हें जागृत करने में, उन्हें ये बताने में कि नाटक एक अच्छी चीज़ है, नाटक में जो नाटक की कथा वस्तु है वो कोई हीन स्तर की नहीं है, उसका अपना कोई रोल है, उसमें ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, राष्ट्रीय हैं, उनको नाटक डील करता है, ये समझाने की कोशिश की। और उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो अच्छे चरित्र के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस तरह से जब तक उस सारे समाज को, जो पढ़ा लिखा समाज है, भद्र परिवार हैं, जो वहाँ से लड़के लड़कियाँ जब तक रंगमंच के साथ नहीं जुड़ेंगे तो रंगमंच तो विकसित हो नहीं सकता है, रंगमंच सुदृढ़ हो नहीं सकता है। तो इस तरह से वो एक शुरुआत की, और उसमें काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लंबा समय लग गया, और इस तरह वो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि, ये तो मैं बात आपको 60s की बता रहा हूँ, लेकिन 70, 75 या 80 आते आते काफ़ी अच्छा एक वातावरण बन गया। हालांकि काफ़ी मुझे उसके लिए परेशानियाँ झेलनी पड़ी, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी, लोगों से कई तरह के, बहुत तरह से मुझे बेइज्जत किया गया कि पता नहीं तुम किस तरह का लड़का है, किस चरित्र का है, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो, क्यों लड़कियां आएँ, क्यों हम अपनी बेटियों को भेजें, वगैरह वगैरह, जितनी तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो सब मैंने झेली, और लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों ने नाटक देखे, उन्हें वो पसंद आए, सबका काम पसंद आया, और धीरे धीरे, और मुझे ये था कि जब तक स्कूल और कॉलेज की लड़कियां और वहाँ की जो प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स वगैरह, जब तक वो नहीं जुड़ेंगी हिंदी रंगमंच से, तो हिंदी रंगमंच में भले परिवारों की, भद्र परिवारों के लड़के लड़कियां नहीं आएंगे। तो ये इसकी सफलता मुझे मिली। वहाँ एक मगध महिला कॉलेज है, उनकी वहाँ की एक प्रोफेसर थी विनीता अग्रवाल, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और हिंदी की कवित्री भी थी। उन्होंने खुद ही ऑफ़र किया, हमारा एक नाटक मुद्रा राक्षस का मैंने नाटक किया था, मरजीवा, उसको देखने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं भी आपके साथ नाटक करना चाहती हूँ। तो उन्होंने सावित्री की भूमिका की थी आधे अधूरे में, और अपने ही कॉलेज की 2 छात्राओं को लेके आई थी, और उस नाटक को हमने किया, और वो इतना अच्छा हुआ नाटक। और जब वो नाटक हुआ तो उसको अज्ञे जी देखने आए, दिनकर जी देखने आए,
और पटना विश्वविद्यालय के जितने भी हिंदी विभाग के टीचर्स थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, वो आए, और दूसरे कॉलेजेस की महिलाएं प्रोफेसर्स आईं, स्कूल्स की प्रिंसिपल्स आईं, अच्छे परिवारों की भद्र महिलाएं, लड़कियां, बेटियां सब आईं, सब ने बहुत पसंद किया। और वहाँ तब लोगों ने ही ये कहा कि बिहार में हिंदी रंगमंच का रेनेसां काल शुरू हो गया है। ये बात मैं आपको 1972 की बता रहा हूँ। तो इस तरह से बिहार में जब वो इन्होंने काम किया, विनीता अग्रवाल ने, तो उनको देख के बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं प्रेरित हुई, इंस्पायर्ड हुई, शादीशुदा महिलाएं। उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया कि मेरे साथ 10-10 लड़कियां काम करती थी, और मैं उनको लेके टूर करता था पूरे भारतवर्ष का अपने नाटकों के साथ। तो वो ये है कि आपको चेतनशील समाज को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन उस खोने में ये है कि आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। एक जो वो पैशन है ना, जुनून जो कहते हैं, वो जुनून था मेरे अंदर कि ये तो करके ही रहना है। तो वो हो गया। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए मेरे साथ। एक समय ऐसा आया कि पटना का सारा एलीट क्लास मेरे नाटकों का दर्शक होता था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उससे एक बहुत स्वस्थ वातावरण बना। और यही नहीं, इसका फिर दूसरा फायदा क्या हुआ कि बहुत सारी फिर रंग संस्थाएं बनी। बहुत से लड़के जो कुछ मेरे यहाँ भी सीखे, उन्होंने अपनी संस्थाएं बना ली, और जो हमें देख देख कर जिन्होंने सीखा, उन्होंने फिर अपनी संस्थाएं बनाई, और फिर इस तरह से रंगमंच की गतिविधियां तेज हो गई। पूरे बिहार भर से कई लड़के जो नाटकों में जिनकी रुचि थी, वो आते थे मेरे नाटक को देखते हुए। वो कहते थे कि हम तो यहाँ क्लास करने के लिए आते हैं, इस तरह से वो बात कहते थे। अब मुझे याद है, जुलूस नाटक मैं कर रहा था, तो जुलूस नाटक नुक्कड़ नाटक की तरह हम किया करते थे। तो उसको लेके मैंने उस समय जब प्रदर्शन हो रहा होता तो कई लड़कों को मैं देखता था कि वो नाटक की किताब लिए हुए खोल के बैठे रहते थे कि इस दृश्य को सतीश जी ने कैसे कंपोज किया है, किस तरह से इसको कर लिया है, क्या सोच के किया है, क्या है, वो देख के करते थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि, और उस तरह से लोगों ने सीखा, फिर अपने अपने शहरों में जाके उन्होंने काम किया। तो इस तरह से पूरे बिहार में एक रंग चेतना जागी। तो एक बहुत अच्छा उसको देख के लगता था कि नहीं, हमने जो काम किया है वो सचमुच में एक ऐसा काम है जो समाज के साथ जोड़ता है। रंगमंच का काम सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं है, उसके साथ एक बहुत बड़ी भूमिका है नाटक की। आप लोगों को चेतनशील बनाते हैं, लोगों को चेतनशील बनाते हैं, खुद भी चेतनशील होते हैं। जी बिल्कुल। आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त विकास होता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है। रंगमंच के माध्यम से, नाटक करने के माध्यम से, एक अभिनेता होने के नाते या अभिनेत्री होने के नाते, आप एक चरित्र को करते हुए कैसे समाज के साथ जुड़ते हैं। और वो छोटा समाज ही नहीं रहता है, वो पूरे विश्व का वो समाज बन जाता है। कैसे आप सबके साथ जुड़ जाते हैं। वो जो व्यष्टि से समष्टि तक की जो यात्रा है ना, वो एक अभिनेता अभिनेत्री महसूस करता है। अगर वो महसूस करे तो ये तो शक्ति है रंगमंच की। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि रंगमंच से जुड़े हुए जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उनका व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त विकास होता है, दृष्टि संपन्न होती है, समाज को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं। तो रंगमंच का तो यही काम है। सर आप ये बताइए कि आप ही हैं जो बिहार में फोक को लेकर आए, जिसने बिहार में फोक को जन्मा। वो बहुत मुश्किल रहा होगा, जैसे कि आपने भी बताया भी है, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए कि किस तरह से किया आपने। ये 1900, हालांकि मैं जब नाटक कर रहा था तो उसमें मैंने कुछ म्यूजिकल प्लेस किए थे। जी। तो म्यूजिकल प्लेस करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि बिहार के फोक को लेके मैं काम करूं। तो लौंडा नाच जैसे मैंने बताया, हालांकि वो बड़ा विकृत होता था, लेकिन उसकी एक चीज़ मुझे बड़ी खींचती थी, वो जो लड़का ही लड़की बन के नाचता है, वो स्त्रीणता उसमें रहती है, लेकिन उसको चूंकि बड़े विकृत ढंग से इस्तेमाल किया जाता था, उसकी सेक्सुअलिटी को लेके उस तरह का उसका शोषण किया जाता था। मैं उनसे अलग हटके जो वो काम करता था
उसको लेके मेरी इच्छा होती थी कि इस पे कुछ मैं नाटक में इसका इस्तेमाल किस ढंग से करूं, ये मैं सोचता था। तो मैंने अपनी संस्था के जो जब हमारी कार्यकारिणी समिति है उसमें मैंने एक दिन प्रस्ताव रखा, तो सब बड़े नाराज हुए, "हे साहब, ये शब्द मत बोलिए, ये क्या शब्द बोलते हैं, तो इतना गंदा शब्द है, लौंडा शब्द का अर्थ एक तरह से गाली है।" जी। तो बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप, आपने अगर ये सब काम करना है तो हम लोग हट जाते हैं आपकी संस्था से। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा नहीं, नहीं करता भाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में संगीत नाटक अकेडमी, दिल्ली की जो संगीत नाटक अकेडमी है, उन्होंने एक नया एक प्रस्ताव सारी रंग संस्थाओं को भेजा, जो भी नवयुवक या यंग थिएटर डायरेक्टर्स थे उनको, कि आप अपने प्रदेश के नाट्य रूपों को लेकर, चाहे वो छोटे नाट्य रूप हैं या बड़े नाट्य रूप हैं, मृतप्राय हैं या कम लेसर नोन हैं, कुछ इस तरह के, उनके नाट्य रूपों में से क्या आप कोई उनके नाटकीय तत्वों को लेकर कोई आधुनिक भारतीय रंगमंच के लिए नई भाषा का सृजन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो मैंने ये बात अपनी कार्यकारिणी में कही, तो वो मान गए, वो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, अब जब सरकार ही कह रही है कि आप इस पे काम कर सकते हैं तो करिए आप। तो फिर मैंने वहाँ के बिहार के जो जितनी भी लोकल हमारी वहाँ की थिएटिकल फॉर्म्स हैं, छोटी फॉर्म्स हों या बड़ी फॉर्म्स हों, जैसे आपका ये लौंडा नाच है, बिदापत नाच है, नेटुआ है, पंवरिया नाच है, तो इस तरह के और छोटे से डोमकच है, छोटे छोटे कई रूप हैं। और वहाँ के जो गीत है, संगीत है, नृत्य हैं, उनको लेके, उनमें जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं उसको लेके मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि इस तरह से मैं नाटक करूँगा, जिसमें गीत भी रहेंगे, संगीत भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। और जो नाटक के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे सूत्रधार एक है, या फिर जोकर है, विदूषक जिसे कहते हैं, और कुछ नाट्य शास्त्र से कुछ चीज़ें ली, जैसे उसका मंगलाचरण है, उसका भरत वाक्य है, उसका इस्तेमाल कैसे हम करेंगे। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि नाटक ऐसे शुरू होगा और ऐसे अंत होगा, ये एलिमेंट्स रहेंगे उसमें। तो 5 एलिमेंट्स मैंने उसके माने कि अगर ये पांचों का इस्तेमाल करते हैं तब ये वो फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट का नाम मैंने दिया विदेशिया स्टाइल, विदेशिया शैली। तो विदेशिया शैली के नाम से जो है वो मेरा वो काम प्रचलित हुआ और जिससे लोगों ने काफ़ी सराहा। तो उसमें पहले कहानी पे काम किया, फिर उसमें सूत्रधार अवश्य होना चाहिए, उसमें वो सूत्रधार को फिर डेवलप किया, तो उसमें एक सूत्रधार हो गया, एक नटी हो गई, यानी नट नटी हो गए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और वो गायक होना चाहिए, जो सूत्रधार और नटी हैं उनको गायक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ गायक रहे, हाँ। मूल गायन जिसे कहते थे, वो बिदापत नाच में भी रहे, आपके लौंडा नाच में भी, तो इसलिए वो गायक भी रहेगा। और गायन के साथ साथ वो अभिनय करेगा, और अभिनय वो क्या करेगा, वो कथा तो सुना रहा है, वो गाते हुए सुना रहा है या नाच के गाते हुए सुना रहा है, लेकिन जो नाटक की मुख्य कथा वस्तु है उसमें वो कोई ना कोई चरित्र जरूर करेगा। वो सिर्फ नाचने और गाने के लिए नहीं है, पैच वर्क की तरह नहीं है, उसको नाटक का हिस्सा, कथा वस्तु का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। एक ये अंग बनाया, दूसरा बनाया विदूषक, लबार, जोकर। अब जोकर जो है उसका काम सिर्फ हंसाना ही नहीं है, उससे भी नाटक की जो मुख्य कथा वस्तु है उसका एक ना एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र होना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी नहीं कि वो भी हंसोड़ होगा, वो भी जोकर होगा, नहीं, वो जोकर से बिल्कुल विपरीत कोई दूसरा पात्र वो करेगा, लेकिन उसकी गतियां जो हैं वो सारी जोकर वाली होंगी। तो उससे उस चरित्र को एक नया रूप मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है। फिर उसमें गीत आवश्यक है, संगीत आवश्यक है, नृत्य तो है ही। अच्छा, फिर समाजी, समाजी का मतलब हो गया जितने सारे कलाकार का उस नाटक में काम कर रहे हैं, साजिंदों के साथ जो साज बजाते हैं, वो सारे के सारे मंच पर आएंगे, एक साथ मंच पर आते हैं। जैसे ही पर्दा खुलता है और एक शंख की आवाज, शंख ध्वनि होती है, और सारे पात्र सुमरन गाते हुए
जो मंगलाचरण नाट्य शास्त्र, वो सुमरन गाते हुए मंच पर आते हैं और वहाँ पर फिर वो सुमरन गाने के बाद एक कंपोजिशंस बनाते हुए फिर पीछे जाके बैठ जाते हैं स्टेज, आप स्टेज पर लाइन में 2 लाइनें या 3 लाइनें हो सकती हैं, वो थ्रू आउट उस पे ही बैठे रहते हैं, मंच पर ही रहते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक तो ये फायदा हुआ कि जो हम अपने सेटिंग्स पे जो हजारों रुपए खर्च करते थे वो खत्म हो गया, सेटिंग्स की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको प्रॉप्स की जरूरत है, प्रॉपर्टी आपको जितनी चाहिए, जो भी नाटक में जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं, जितनी जरूरत है आप अपने साथ लेके आइए, वहीं वो मंच पे पड़ी रहेगी, जब उसकी जरूरत है वहां से उठा लेंगे। अब सारे के सारे पात्र मंच पर बैठे हो, आप थोड़ी कल्पना कीजिए और दृश्य समझने की कोशिश करें, देखें आप कि सारे पात्र मंच पर बैठे हुए हैं और गा रहे हैं, वो समाजी हैं। अब उसमें से एक पात्र जिसका भी कोई कैरेक्टर है वो उठा, बैठा हुआ था समाजी है, जैसे ही उठा वो पात्र हो गए, वो चरित्र हो गया। विद इन सेकेंड्स उसने एक चरित्र में आ जाना है, फिर वो अपना अभिनय करने के लिए मंच के अग्रभाग में आएगा, डाउन स्टेज की तरफ आएगा, अपना सारा वो एक्ट करेगा और फिर वो लौट के वहीं चला जाएगा। और जाना जो है उसने ऐसा नहीं कि अपने कैरेक्टर से बाहर हो गया है, वो उसी वेग के साथ, उसी संवेदना के साथ, उसी भावना के साथ जाएगा जो उस चरित्र की है। लेकिन जैसे ही वो जाके बैठेगा वो फिर समाजी हो गया। तो इस तरह से एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये तो, कि भाई आपको तो इतना कुशल अभिनेता होना है कि विद इन सेकेंड्स और दर्शकों के सामने ही आप अपना चरित्र बदल लेते हैं, सामाजिक से पात्र में आ जाते हैं, पात्र से फिर सामाजिक आ जाते हैं। और ये पूरे नाटक में चलता है। अब नाटक 1.5 घंटे का भी है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का भी है। 2.5 घंटे के नाटक में सारे पात्र मंच पर बैठे हुए हैं और वो कोई भी अंदर नहीं जाता है, और सारे वहीं से उठते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ये लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से नाटक में एक नयापन भी आया, खर्च कम हो गया, बहुत खर्च कम हो गया आपके सेट्स का। और दूसरा ये है कि अब उसमें आपको सामान की क्या जरूरत है? एक चटाई होती थी लंबी सी, 30 फीट की, 30 फीट बाई 6 फीट की एक लंबी, वो बस उसको बिछा देते थे और उसको लेके हम पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल कराए और सारे नाटकों को करके आए विदेशी स्टाइल के। तो इस लोगों ने बहुत पसंद किया। जब पहली बार इसका मंचन हुआ भुवनेश्वर में नाटक का, तो लोगों ने कहा कि सूत्रधार को देख के, अरे ये तो भारतीय रंगमंच पर एक नए सूत्रधार ने जन्म लिया है, इस तरह के तो सूत्रधार की संस्कृत रंगमंच में भी कल्पना नहीं, एक बिल्कुल नए ढंग का वो सूत्रधार है। तो वो एक जो विदेशी शैली की जो ये मेरी इस तरह की एक नई थिएट्रिकल लैंग्वेज है, वो लोगों ने बहुत पसंद की और लोगों ने अपनाई। उसके बहुत सारे एलिमेंट्स फिर लोगों ने लिए भी। तो इस तरह से पहले मैंने अमली नाटक की, अमली एक कहानी थी, उसका नाट्य रूपांतरण किया। फिर उसके बाद अपने वृक्षकटिक जो है शूद्र का नाटक, उसको भी इसमें लेके आए, उसका एडेप्टेशन किया। फिर फणीश्वर नाथ रेणु का एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है मैला आंचल, उस मैला आंचल को लिया, उसको इसमें एडॉप्ट किया। फिर हमने रविंद्रनाथ टैगोर का एक नाटक है मुक्तधारा, तो मुक्तधारा को इसमें लेके आए। अच्छा, अब अमली तो चूंकि कहानी थी इसलिए उसमें जो है सूत्रधार का पात्र भी चित्रित किया गया, यानी सृजित किया गया, और आपका विदूषक भी सृजन किया गया। लेकिन माटी गाड़ी में तो यह है कि उसमें विदूषक है, उसमें सूत्रधार भी है, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया। उस विदूषक से उसको आर्य मैत्रेय भी बना दिया, उसमें वो उसकी भूमिका करता है। और उसी तरह से वो भोजपुरी लैंग्वेज, उनको भोजपुरी दी गई, भोजपुरी भाषा रखी गई उसकी, और सारे नाटक की भोजपुरी भाषा थी। लेकिन गीत संगीत में सिर्फ भोजपुर इलाके का संगीत नहीं था, पूरे बिहार का संगीत था। और जो भी संगीत जिस तरह का भी हमें पसंद आ रहा है, जो उस मूड के साथ जा रहा है, उसका हमने इस्तेमाल किया, किसी एक रीजन तक नहीं रखा। और मेरे इस विदेशी शैली का मतलब ये कहीं से नहीं था कि मैं किसी पारंपरिक जो एक लोकनाट्य रूप है उसको रिवाइव कर रहा हूँ।
रिवाइव करने की बात नहीं थी, ये बहुत सारे रूपों को लेके उनके एलिमेंट्स को जोड़ के और आधुनिक जीवन की जो आपकी जीवन शैली है उससे बहुत सारे एलिमेंट्स ड्रॉ करके मैंने इस तरह से उसको बनाया। अब जैसे मैला आंचल, मैला आंचल एक उपन्यास है, हाँ, उसमें नरेट करता है, लेखक नरेट कर रहा है, उसमें तो कोई सूत्रधार नहीं है, लेकिन सूत्रधार का सृजन किया गया। उसमें विदूषक कोई नहीं है, विदूषक का सृजन किया गया। अब उनको इस तरह की गतियां दी गई, इस तरह के गीत दिए गए, उनसे इस तरह के नाच कराए गए, और भाषा जो थी उसकी, जब वो नट नटी और विदूषक आपस में बातचीत करते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, अच्छा, भोजपुरी गीत गाते हैं। जी जी, और जब वो नाटक के पात्र जो हैं जो वो भाषा बोलते हैं, वो भाषा रेणु की भाषा है जो उन्होंने मैलांचल में दी है। वो हिंदी मिश्रित बिहार की भाषा, बिहार के उस अंचल के जो आपके इंटोनेशंस हैं, जो स्वर हैं, वो उस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी जैसी है, वो भोजपुरी नहीं लगती है आपको, ना ही वो मैथिल है। अच्छा, फिर उस तरह से जब मैंने मुक्त धारा किया, तो मुक्त धारा तो बंगला में लिखा हुआ नाटक है। अब उसको जब हिंदी में हमने इसमें अडॉप्ट किया तो उसका सब कुछ बदल दिया, उसका लोकेशन तक हम बिहार में ले आए। अब उसमें एक डेरा का राजा रखा। अब राजा की जो भाषा है, राज दरबार की भाषा, वो हिंदी रखी। अब उस डेरा के जो नागरिक हैं, वहां के लोग जो रहने वाले हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं। और जो दूसरा एक इलाका है औरंगाबाद, वहां की भाषा, औरंगा के लोग जो हैं वो मगही भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने उस नाटक में 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया। बहुत खूबसूरत, बहुत, और सूत्रधार जो है वो भोजपुरी है, अच्छा, और नटी जो है उसकी पत्नी बनाई, वो मगही है। ओहो, अब इन दोनों की शादी हो गई है, तो भोजपुरी और मगही की शादी हो गई। अब पति पत्नी में आपस में कैसे नोक झोंक होती है और एक दूसरे की भाषा को लेकर वो कैसे तंज कसते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि वो नफरत करते हैं, नहीं, नहीं। लेकिन आपस में पति पत्नी में जो नोक झोंक होती है ना, उसको लेके कि तो जैसे वो आमतौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जब पति कुछ नाराज होता है, क्या तेरे मायके वालों ने सिखला के भेजा है, तो वो भी कह देती कि क्या तेरे जो है माँ बाप ने तुम्हें सिखला के भेजा है, या तुम्हारे समाज ने। तो उस तरह से लेके तो एक वो नोक झोंक भी बनी रहती है। तो वही इतना सटीक लगा वो नाटक, लोगों को ये लगता ही नहीं है कि ये नाटक बाहर का है और ये बंगला नाटक है, लगेगी हमारे audience वैसे ना relate करती है एकदम बिल्कुल जुड़ती है। जी, ये तो मैंने उसमें देखा है। और उस नाटक को मुक्त धारा का प्रदर्शन भारंगम में भी हुआ था, 2000 में लेके आया था मैं। तो इस तरह से ये एक इन लोक नाट्य रूपों को लेकर इस तरह से फिर ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि ये नाटक इतने अच्छे हुए, इसका प्रभाव बिहार के रंगमंच पर काफ़ी पड़ा, और बिहार की लगभग हर रंग संस्था फिर म्यूजिकल प्लेस करने लग गई। और फिर वो बिहार के जो भी हमारे पुराने नाटक हैं, पारंपरिक लोक नाट्य हैं, उनको नाटकों को लेके वो लोग काम करने लग गए। और अच्छी बात है, वो तो बहुत बहुत बढ़िया है कि आप अपनी परंपराओं को भी लेके आए, सामने लेके आए। और जो दूसरा सबसे बढ़िया काम क्या किया मेरे इस विदेशीय शैली ने, कि अर्बन रंगमंच यानी शहरी रंगमंच और ग्रामीण रंगमंच के बीच में एक सेतु का काम किया। दोनों को एक दूसरे के बहुत नजदीक लेके आया। नहीं तो ग्रामीण रंगमंच को तरजीह ही नहीं दी जाती थी, जी, शहरी रंगमंच ही रंगमंच माना जाता था। तो ग्रामीण रंगमंच को शहर में उस तरह से स्वीकार किया गया, वो सिर्फ इसी कारण से। इस तरह से जो जोड़ने की मेरी कोशिश रही, उसमें वो जुड़ा भी और लोगों ने पसंद किया। जितना इसे शहरी लोग पसंद करते थे, उतना ही ग्रामीण इलाके के लोग पसंद करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी रही। तो उसका मुझे ये है, संतोष भी है। और मुझे फिर संगीत नाटक अकेडमी ने अवार्ड भी दिया, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मुझे मिला। उसमें उन्होंने इसकी चर्चा भी की, मेरे इस विदेशीय शैली की। तो इस तरह से लगता है कि एक शायद अच्छा काम कर दिया है। जी, बिल्कुल सर, अब तो बहुत प्रसिद्ध है हाँ बल्कि। हाँ। जी, और अब तो बिहार का रंगमंच काफ़ी सुदृढ़ है। जी और सर, आधुनिक भारतीय रंगमंच की बात अगर की जाए तो बिहार का अपना एक अलग स्थान है आज
आज की डेट में। बहुत सी रंग संस्थाएं हैं, बहुत सी रंग संस्थाएं आज काम कर रही हैं, बहुत से नए लड़के लड़कियां बहुत ही प्रतिभावान हैं, जी। बहुत ही प्रतिभावान हैं और सब काम उस तरह से कर रहे हैं। सर, आपको रंगमंच का भीष्म पितामह भी कहा गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ऐसा क्यों? अब पता नहीं जिसने कहा उसने क्यों कहा मुझे नहीं पता लेकिन वो भीष्म पितामह कुछ बहुत उस तरह से देखा जाए तो बड़ा नकारात्मक सा लगता है। जी जी। लेकिन मैं जिसने ये कहा था मैं नहीं मानता कि वो मुझसे नफरत करता है वो बड़ी इज्जत करता है मेरी और भैया भैया कह के पुकारता है, मिलता है जब भी और बड़े आदर से मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इसका पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक क्या है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने वहाँ एक हठ या शपथ ले रखी थी कि मैं बिहार में एक हिंदी रंगमंच की स्थापना करूंगा और मैं उसमें जुटा रहा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, और मैं लगा रहा और उसमें मुझे एक तरह से सफलता मिली, आंशिक सफलता ही सही, जो जैसा मैं चाहता था जो स्वरूप वो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी एक वातावरण तो तैयार हुआ, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो हो सकता है मेरी उस शपथ को लेके कि भाई इन्होंने जो है अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं, जी इसलिए भीष्म कहा हो जी, यही बिल्कुल यही सर, बात है। बिल्कुल। हो सकता है ये मेरी सोच हो। अब उसको अब कभी मिलेगा तो आपके इस प्रश्न को अब मैं उससे पूछूंगा, भाई तुम्हारे कहने के पीछे क्या था जी बिल्कुल, पूछिए। दृष्टिकोण क्या था। जी, पूछिएगा। हाँ सर, जो पहले जो थिएटर हुआ करते थे, जैसे आपने शुरुआत की बहुत पहले थिएटर की, उस समय जो थिएटर हुआ करते थे और जो अब थिएटर होते हैं, उनमें क्या अंतर लगा आपको? नहीं, पहले जो अगर हम पूरे हिंदी, क्योंकि मुझे एक ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने पूरी हिंदी पट्टी में काम किया, सिर्फ बिहार में नहीं। बिहार से निकल कर मैं उत्तर प्रदेश में भी आया काम करने के लिए, मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी आया, हरियाणा में भी आया, यहाँ मैंने काफ़ी काम किया, शिमला में मैंने काम किया, तो इसलिए पंजाब में काम किया। तो जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ सब जगह जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं। संगीत नाटक अकेडमी ने मुझसे कराई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी मुझे कई जगह भेजा। तो उससे जो मुझे ये पता लगा कि पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट में ना हिंदी रंगमंच के प्रति वो उत्साह नहीं था, हमेशा उसे बहुत ही हिकारत की दृष्टि से देखा गया। हालांकि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ऐसा क्यों हुआ। जो अंग्रेज़ों के बाद जो रंगमंच की स्थापना या जिस तरह का काम होना शुरू हुआ, उसमें महाराष्ट्र, बंगाल और हमारी हिंदी की पट्टी, इन तीनों में एक साथ काम शुरू हुआ। लेकिन मराठी रंगमंच जो है वो विकसित कर गया, बंगला रंगमंच भी विकसित कर गया, हिंदी का रंगमंच विकसित नहीं हुआ। उसी काल के ही हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पाया। ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। क्यों नहीं हो पाया ये समझ में नहीं आता कि उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे सांस्कृतिक दृष्टि से, या कि हमारा जो हिंदी बोलने का प्रदेश है वो बहुत बड़ा है, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, और महाराष्ट्र जो है उसका एक सीमित उसके एक सीमा है, बंगाल है उसके भी एक सीमित क्षेत्रफल है, लेकिन हिंदी का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे कारण हैं, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये अब स्कॉलर्स लोग ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक मुख्य कारण रहा। लेकिन उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि 1962 के बाद से, जब से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आने के बाद से हिंदी रंगमंच में एक नए ढंग का विकास शुरू हुआ। और फिर हिंदी रंगमंच जो हिंदी पट्टी के काम करने वाले थे वो भी अपने अपने ढंग से काम उन्होंने करना शुरू किया। और पहले जो नाटक किए जाते थे या उनके बारे में जो आलोचनाएं होती थी वो ये अच्छा नाटक हुआ है, कथ्य को लेके ही नाटक की चर्चा होती थी, प्रदर्शन को लेके नहीं होती थी। कि प्रदर्शन में जो मूल्य
प्रदर्शन के जो मूल्य हैं, जो प्रदर्शन के तत्व हैं, उन पे बात नहीं होती थी, सिर्फ कथा वस्तु पे बात होती थी। तो ये धीरे धीरे जैसे ये अवेयरनेस, ये चेतना बढ़ी हिंदी पट्टी में कि प्रदर्शनकारी तत्व जो हैं वो उनका महत्व भी कम नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है उनका महत्व अधिक है, जिसकी वजह से वो कथा वस्तु एक जीवित रूप लेती है, एक सजीव बनती है। सिर्फ कथा अपने आप में, कहानी अपने आप में, नाटक लिखा हुआ अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उसकी पूर्णता मंच पर आकर होती है, जब वो दर्शकों के बीच में खेला जाता है, दर्शक उसे देखकर वाहवाही करता है, तालियां बजाता है, या उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो आलोचना करता है, या अंडे फेंकता है, या गालियां देता है, कुछ भी करता है, आलोचना करता है या समालोचना करता है या तारीफ करता है। तो ये पता आके आपको मंच पे लगता है। नाटक पढ़ने से आप उसके कि ये सफल मंचन इसका होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए नाट्य लेखन से लेके जब मंच पर आता है तो एक पूरी यात्रा उसकी तय दूसरे तरह से होती है। एक नाट्य आलेख जो है वो मंच पर आते आते प्रस्तुति आलेख बन जाता है। तो जब वो प्रस्तुति आलेख बन जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो प्रदर्शनकारी जितने तत्व हैं वो सारे के सारे अब उस नाटक, उस आलेख में जुड़ गए हैं, जो उसको सजीव बनाएंगे। और सजीवता, उसके मंच पर उसकी गतिशीलता, और जब वो मंचित हो रहा है तो दर्शकों के साथ उसका जुड़ना, दर्शक का उसके साथ जुड़ना, आपस में जो संवाद होता है रंगमंच के बीच में और दर्शक के बीच में, वो अगर वो स्थान ग्रहण करता है, वो इस तरह से होता है, तब वो सफल नाटक है। तो ये पहले नहीं होता था। ये धीरे धीरे ये चेतना जब जागी रंगकर्मियों में, तो फिर नाटक ने अपना एक रूप ग्रहण करना शुरू किया। अब वो स्वरूप सामने तो आया, बदलाव काफ़ी आया है। आज मैं 1960 और के आसपास का जो भारतीय रंगमंच या हिंदी रंगमंच की जो तस्वीर थी, उसमें आज एक ज़बरदस्त परिवर्तन है। कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं हिंदी रंगमंच में, और इतने प्रयोग दूसरे किसी भाषा में नहीं हो रहे हैं। आपको हिंदी में कहानी का रंगमंच मिल जाएगा, आपको हिंदी में उपन्यास का रंगमंच मिल जाएगा, आपको हिंदी में कविता का रंगमंच मिल जाएगा, आपको हिंदी में यथार्थवादी रंगमंच मिल जाएगा, आपको हिंदी में सांगीतिक मिल जाएगा, यानी जिनका आपको ट्रेडिशनल फॉर्म्स को या हमारी जो पारंपरिक लोक नाट्य रूप हैं उनका इस्तेमाल करते हुए नाटक आपको मिल जाएगा। आपको ट्रांसलेशन का, जो अनुवाद का रंगमंच मिल जाएगा, या रूपांतरण का रंगमंच मिल जाएगा। हिंदी के इतरेतर जो दूसरी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनका रूपांतरण होके मिल जाएगा, वैसा रंगमंच आपको मिल जाएगा। अंग्रेजी नाटकों का रूपांतरण हुआ या अनुवाद, वो आपको रंगमंच मिल जाएगा। संस्कृत नाटकों का हिंदी में अनुवाद होके या लोक भाषाओं में, बोलियों में अनुवाद करके आपको हिंदी रंगमंच में मिल जाएगा। तो इतना जो, और फिर एक नुक्कड़ नाटक आपको मिल जाएगा। नुक्कड़ नाटक सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, यानी राजनीतिक पार्टियों वाला सिर्फ अकेला नुक्कड़ नाटक नहीं, आज सामाजिक संस्थाएं भी नुक्कड़ नाटक करने लग गई हैं। सरकार के जो विभाग हैं, चाहे वो आप संस्कृति विभाग कह लीजिए, आप राजभाषा विभाग कह लीजिए, शिक्षा विभाग कह लीजिए, स्वास्थ्य विभाग कह लीजिए, और महिलाओं को लेकर जो इस तरह की, और एनजीओज हैं, ये सब नुक्कड़ नाटक करने लग गए। तो विस्तार हुआ है। तो रंगमंच में एक विविधता आई है हिंदी रंगमंच में, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये है। लेकिन हुआ ये है कि ये सारा का सारा आपके शौकिया स्तर तक ही है। स्तर इसको अभी तक वो प्रोफेशनल नहीं मिल सका। लेकिन जहां तक प्रयोगशीलता की बात है, वो हिंदी रंगमंच में बहुत है। सर, आजकल का जो युवा है वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी भी मीडिया की तरफ आकर्षित होना कोई गलत बात नहीं है। नई चीज़ें, जो नया मीडिया आ रहा है, या जो नई चीज़ें, जो नई टेक्निक डेवलप हुई है, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम उसके बिना आज के जीवन को नहीं देख सकते हैं।
मोबाइल आज हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। अब मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं रह गया है कि मैंने किसी को टेलीफोन करना है या किसी से बात करनी है। आप उससे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, चूंकि वो इंटरनेट उसके साथ जुड़ गया है, तो आप दुनिया भर से कनेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। सारी दुनिया जो है आपके एक मोबाइल के अंदर छुप गई है। आप जिस तरह के भी विषय पे कुछ जानना चाहते हैं, आप गूगल में डालिए, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। किसी भी भाषा के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी देश के बारे में, किसी भी समाज के बारे में, तो ये सारा का सारा है। इसलिए उसे हम अपने जीवन से काट तो नहीं सकते हैं। अब बात यह है कि जो युवक है वो चाहता क्या है। मेरी दृष्टि इस बात में स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। जब मैंने रंगमंच करना शुरू किया उस समय हमारे पास विकल्प नहीं थे, या तो रंगमंच था या सिनेमा था। आज आपके पास बहुत विकल्प हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं उस तरह से अगर आप दृष्टि बिल्कुल आपकी क्लियर है, स्पष्ट है, तो फिर आप उसी में लगें। आप सब चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। आज चूंकि जिस तरह से जीवन में बड़ी तेज़ी आ गई है ना, हर चीज़ का रिजल्ट हम बड़ी जल्दी चाहने लग गए हैं। जीवन में कहीं भी आपको आराम का समय नहीं है, विराम का समय है ही नहीं। जो पहले आप रेस्ट कहते थे ना कि थोड़ा आराम कर लें, सोच लें, आज आपके पास सोचने का समय नहीं है। आप काम करते करते सोचिए। इस तरह का मानस हमारा बन गया है। हमारा युवा पीढ़ी का भी बन गया है। जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं। वो पैदा होते ही 2 साल का हो जाता है या 1 साल का भी नहीं होता है, उसके हाथ में आज मोबाइल है। लेकिन हम अगर अपने जीवन को देखें तो पता नहीं हमने कब, मोबाइल तो खैर ये 2000 के आसपास आया, उससे पहले का जीवन किस तरह का था, कितना स्लो था। हर चीज़ पढ़नी, अंग्रेज़ी हमने 8वीं कक्षा में आके पढ़नी शुरू की। आज अंग्रेज़ी आपको जो है दूसरी कक्षा में ही पढ़नी शुरू हो जाती है। भाषाओं का इस तरह, तो बच्चे दिमागी तौर से तो विकसित हुए हैं, लेकिन चाहते क्या हैं वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब। सोशल मीडिया में आप काम कर, आप अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं तो अभिनय ठीक है, आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आप वाकई वो चरित्र बने हैं या नहीं बने हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। मैं पढ़ाता भी हूँ तो कई कहते हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे डायलॉग दे दीजिए। उनको डायलॉग दिया जाता है, वो पढ़ देते हैं, बोल देते हैं। बोले, मैंने कहा ये तो नहीं हुआ। क्यों सर, मैंने तो बोल दिया। मैंने कहा हाँ आपने बोल दिया, आपको जो लाइनें दी गई हैं वो आपने बोल दी, लेकिन ये लाइनें किसने बोली, आपने बोली हैं या उस चरित्र ने बोली है? समझ में नहीं आया सर, क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा ये आपको अंतर समझ में आ रहा है? आपको जिस दिन ये अंतर समझ में आ जाएगा तब आप अभिनय करने लगेंगे। लाइनें बोल देने से ही आप अभिनय करने लग गए ऐसा नहीं है, ये चीज है। तो इस फर्क को समझना होगा, जानना होगा, और इसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सर, मेरी यही आशा रहेगी कि जो अब हमारा जो युवा कलाकार है वो आपके इस मैसेज को सुनेगा तो वो जरूर इस बात को समझेंगे। तो इस बात को मैं बार बार ये कहता हूँ, आप एक मान लीजिए आप हो सकता है बहुत प्रतिभावान हो, आपको एक चरित्र दिया गया, आपने उसको अच्छा कर दिया, ठीक है। अब आपको दूसरा चरित्र, दूसरा नाटक करना आपने, तो उसमें कोई दूसरा चरित्र मिलेगा। अब आप उसको पहले से कैसे अंतर करेंगे? मान लीजिए आपने वो भी कर लिया, फिर आपको एक तीसरा मिला, अब उन दो से आप तीसरे में कैसे अंतर करेंगे? क्या करेंगे आप कि वो तीसरा अलग लगे, तीनों एक जैसे नहीं लगे? क्यों आज बहुत सारे अभिनेता जब वो अभिनय कर रहे होते हैं तो हमेशा वो ही लगते हैं, एक ही लगते हैं? जी हाँ, बहुत से हैं। तो क्या क्या अंतर है? तो ये अंतर आपको कौन सिखाएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ पता लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है। जी बिल्कुल। यहाँ पता लगता है कि तकनीक की जरूरत है। एक चरित्र को दूसरे चरित्र से कैसे अलग करना है, ये समझ तो होनी चाहिए। फिर देश समाज में क्या हो रहा है, दुनिया के बारे में आपकी कितनी जानकारी है? मैंने अपना जीवन जिया है, ये मेरा उतना ही अनुभव है।
यही सारी दुनिया का अनुभव नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा अकेले का है। जी जी। और मेरे जैसे अगर भारतवर्ष में 135 करोड़ लोग हैं तो 135 करोड़ अनुभव हैं। जी बिल्कुल। तो 135 करोड़ अनुभव मुझे कैसे पता लगेंगे अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है? और अगर मैं सारी दुनिया की बात करता हूं तो इतने अरब अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस कैसे मुझे पता लगेगी, कैसे मैं सोच पाऊंगा? तो इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आसपास मेरी दुनिया के क्या हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, मुझे सवाल करने होंगे, जानना पड़ेगा। सिर्फ घटित हो रहा है यही जानना काफी नहीं है। एक आदमी ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों बोला, ये तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप इसका सही जवाब दे पाएंगे तभी आप, ये तो आप समझ पाए, अब आपने उसको करना है। तो जो अभिनय है वो दो स्तरों पर है। पहला है समझ, आपको समझना उससे जरूरी है, फिर करना। अब आपको उसको करना आना चाहिए, करने में आप नहीं दिखाई देने चाहिए, यानी आप अभिनेता, करने में वो चरित्र दिखाई देना चाहिए। ये कैसे होगा? तो ये तो अभ्यास से होगा। जी बिल्कुल। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे वो होगा। तो इसलिए दो स्तरों पर जानना, अभिनय करना, चाहे आप फिल्म में अभिनय करें, चाहे आप टेलीविजन में करें या कहीं भी करें, आपको ये दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तब जाके आप एक अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री बन सकते हैं। आप इतना पेशेंस अगर आप में नहीं है तो फिर तो आप अभिनेता नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। हाँ, जी बिल्कुल सर। तो इसलिए सारे अभिनेता नहीं है ना, हाँ सर। और सारे अभिनेत्रियां भी नहीं है, बिल्कुल सर, ये बात तो चुनिंदा है। हाँ। रास कला मंच आपको हबीब तनवीर रंग सम्मान से सम्मानित कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द सर। सम्मान तो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको तस्दीक किया जा रहा है कि आप सही काम कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि जब आपको सम्मानित किया जाता है तो आपके ऊपर एक बोझ और बढ़ जाता है कि आपको कोई भी सम्मान मिला है तो आपके काम में और ज़्यादा गंभीरता आनी चाहिए, ताकि कल को ये लोग, कोई भी ये ना कहे कि उनको ये सम्मान किस कारण दिया गया। तो इसलिए आपको कोई भी सम्मान और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, एनर्जेटिक बनाता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है कि आप और काम कीजिए तभी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है इस सम्मान के साथ, कि इसके साथ हबीब तनवीर जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि भारतीय रंगमंच में एक बहुत बड़ा स्थान है उनका। और भारतीय रंगमंच कैसा होना चाहिए, क्या स्वरूप उसका होना चाहिए, वो जो खोज हुई उसमें हबीब तनवीर जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो पारंपरिक लोकरंग की तरफ भारतीय रंगमंच को ले गए, वो दृष्टि उन्होंने देने की कोशिश की और अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया भी कि हमारा जो पारंपरिक लोकमंच है, लोकरंग है, उसमें कितनी अदम्य शक्ति है और वो किस तरह से लोगों तक आज भी पहुंच सकता है। इतना वेस्टर्नाइज्ड होने के बाद, सारी सोसाइटी हमारी वेस्टर्नाइज हो गई, हम हर चीज़ को पश्चिमी तरीके से सोचने लग गए, देखने लग जाते हैं, जीवन को भी वैसा जीने की कोशिश करने लग गए। लेकिन हमारी जो अपने पारंपरिक मूल्य हैं, जो हमारी भारतीय रंग चेतना है, ये जो भारतीय संस्कृति है, उसके जो अंग हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और जब तक हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, हम चाहे कितने भी विकसित क्यों नहीं हो जाएं, जब तक हम अपनी उन परंपराओं के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हमारी अपनी पहचान नहीं बन सकती है। आप ये देखो कि कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी इस दुनिया में,
लेकिन भारतीय सभ्यता को छोड़कर बाकी सारी सभ्यताएं लुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो गई। ऐसा क्या विशेष कारण है, ऐसी कौन से विशेष गुण है हमारी भारतीय सभ्यता में कि वो आज तक जीवित है? हम सब रंगकर्मियों को ये पहचानने की, समझने की जरूरत है। वो पश्चिम के जीवन को या पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने से वो चीजें नहीं आपको प्राप्त होने वाली हैं, वो आपके भारतीयता में है, जो हमारे अपने भारतीय दर्शन है उसमें। तो उसकी खोज करनी होगी, उससे जोड़ना होगा। तो ये जो पारंपरिक रंगमंच है, ये हमें उससे जोड़ता है। और सिर्फ यही नहीं है कि पारंपरिक रंगमंच से आप जुड़ते हैं, आप संस्कृत रंगमंच से भी जुड़ जाते हैं, नाट्यशास्त्र की वो परंपरा से भी आप जुड़ते हैं। तो नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है वो हमारी वैदिक परंपरा से आता है, और वैदिक जीवन जो है वो भारतीय जीवन है। वैदिक दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन है, भारतीय जीवन पद्धति है। तो वो आपको एक तरह का, उस तरह का वो सुकून देती है, तो आपकी अपनी एक पहचान बनती है। अगर भारतीय रंगमंच कहा जाए कि आप मुझे भारतीय रंगमंच दिखाइए, तो वो आपका ये विदेशी नाटक नहीं होगा, वो यथार्थवादी नाटक नहीं होगा। वो भारतीय रंगमंच वो होगा जिसमें भारत के जीवन मूल्य जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति जिसमें जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में क्या है? भारतीय संस्कृति में गीत है, संगीत है, नृत्य है। ये भारतीय जीवन है। कैसे है ये? आप देखोगे कि बच्चा जब पेट में आता है, गर्भ में जैसे ही पहुंचता है, वहां से गीत शुरू हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत गीत चलते हैं। हर समय के लिए हमारे यहाँ गीत है। हमारे यहाँ ऋतुओं के गीत है, हमारे यहाँ पहाड़ों के गीत है, हमारे यहाँ नदियों के गीत हैं, हमारे यहाँ पक्षियों के गीत हैं, वृक्षों के गीत हैं। भारतीय जीवन जो है, भारतीय मानस जो है, वो प्रकृति के नजदीक रहा है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति की हर चीज है। आज इतना हम विदेशी हो जाने के बाद भी आज भी हम लोग के घरों में विवाह शादियां होती हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं। आप देखिए सारी वो पारंपरिक गीत होते हैं कि नहीं होते हैं? भले ही आपको नहीं याद है, आप कैसेट बजा देते हैं, लेकिन है ना वो, हम जुड़ना चाहते हैं उससे, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज है। तो ये रंगमंच हमें सिखलाता है, दिखलाता है, और ये चीज, इसकी तरफ ध्यान जो है हबीब तनवीर ने भी दिया, तो इसलिए उनके नाम के साथ जुड़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं रास कला मंच का और रवि मोहन का इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे खाने के साथ जोड़ दिया। ये मेरा सौभाग्य है। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं रास कला मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और रवि का काम देख के, रवि मेरा छात्र भी रहा है, तो मुझे अपने छात्र को इस तरह से विकसित देखकर, और इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है हरियाणा में, उसने रंगमंच में उसका जो योगदान है और जिस तरह से वो निरंतर प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तमाम शुभकामनाएं उसके साथ हैं, रास कला मंच के साथ हैं, और सारे कलाकारों के साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।